नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उस लास्ट वीडियो को देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी थी। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका बियॉन्ड बर्थ। मतलब कि जो बर्थ का जो आपका कह लीजिए जो स्टेटस था, जो एंशिएंट टर्म्स में इंपॉर्टेंट माना जाता था कास्ट के टाइम पे, आपके कह लीजिए वर्ण ऑर्डर के लिए या फिर आपके जाति सिस्टम के लिए, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो बर्थ को ही दी जाती थी। ठीक है, तो अब उसी बर्थ के बेसिस पे हम देखते हैं कि किसको कितना एक्सेस था। किसको कितना एक्सेस का मतलब है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट वर सोशल इंप्लीकेशंस ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड वेल्थ। मतलब कि आपके जो सोशल इंप्लीकेशंस है, बर्थ के बेसिस पे जो भी इंप्लीकेशन अराइज होती है, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, उसकी वजह से किसको कितना एक्सेस है रिसोर्सेज के लिए और वेल्थ के लिए। मतलब कि आपके कास्ट के बेस पे, आपके बर्थ के बेस पे आपको कितना रिसोर्स मिलेगा और आपको कितनी आप कह लीजिए वेल्थ मिलेगी। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे कि बेसिकली ये सभी जो आप कह लीजिए इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि किसको कितना मिलेगा या आपके बर्थ के बेस पे आपको कितना मिल सकता है, ये सभी कहां से मिला है? आपके धर्मशास्त्र की वजह से हमको ये सभी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, धर्मशास्त्र कह लो, धर्मसूत्र कह लो, या फिर आप कह लो मनुस्मृति, जो कि एक कह लीजिए कि एक ही तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन को बार बार बताते थे। ठीक है, तो मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली मनुस्मृति हमको कहती है कि अभी हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में कि किसको कितने रिसोर्सेज मिल सकते थे। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे जेंडर्ड एक्सेस। मतलब कि जेंडर के बेसिस पे किसको कितना एक्सेस था। ठीक है, अगर आपका जेंडर मेल है तो आपको कितनी प्रॉपर्टी या आपको कितने रिसोर्सेज मिल सकते हैं, और अगर आपका जेंडर फीमेल है तो आपके पास क्या क्या आप कह लीजिए आपके हैंड में हो सकता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि मनुस्मृति में बताया गया है कि जेंडर एक्सेस के लिए जो पैटर्नल एस्टेट है, मतलब कि जो आपके फादर की जो एस्टेट है वो उनके मरने के बाद डिवाइड होगी। किसके बीच में? डिवाइडेड अमंग सन्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ सन्स के बीच में डिवाइड होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ जो सन्स हैं उसमें से जो एल्डर सन होगा, ठीक है, उसको एक स्पेशल शेयर मिलेगा। स्पेशल शेयर मींस मतलब उसके पास एक हाई शेयर होगा बाकी के कंपेयर दूसरे सन्स के साथ। ठीक है, तो मतलब कि जो पैटर्नल एस्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ सन्स के साथ डिवाइड होगी। ठीक है, इसी के साथ आप देखोगे कि आपकी डॉटर कोई भी क्लेम नहीं कर सकती थी पैटर्नल एस्टेट के ऊपर या फिर पैटर्नल रिसोर्सेज के ऊपर। ठीक है, साथ ही साथ में डॉटर के पास किस चीज का कंट्रोल रहता था? आप देखोगे डॉटर कंट्रोल कर सकती थी सिर्फ और सिर्फ स्त्री धन को। ठीक है, आपको दोस्तों याद होगा, अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते आ रहे हो तो आपको ये याद होगा कि हमने एक वीडियो के अंदर स्त्री धन के बारे में बात करी थी। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि हम उसको आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं स्त्री धन क्या है। ठीक है, मैरिज के ओकेजन पे एक फादर अपने जब डॉटर को एक पर्टिकुलर वैल्यूएबल या रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है तो उसको स्त्री धन कहा जाता है। ठीक है, अब एक वुमन मैरी करने के बाद उसके पास सिर्फ और सिर्फ पैटर्नल एस्टेट से यही रिसोर्सेज आते हैं। क्या? स्त्री धन। उनके पास सिर्फ और सिर्फ स्त्री धन के ऊपर कंट्रोल होता है। हस्बैंड का स्त्री धन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है। आपके जो आप कह लीजिए डॉटर है, डॉटर के बाद जो उसका चिल्ड्रन होगा, ये स्त्री धन उसके कंट्रोल पे आता है। ठीक है, मतलब कि हस्बैंड इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता है। लेकिन मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली मनुस्मृति ने एक और बात कही है स्त्री धन को लेते हुए, वो ये है कि आपकी जो कह लीजिए डॉटर है या फिर जो हस्बैंड की जो वाइफ है, वो अपने स्त्री धन को विदाउट हस्बैंड परमिशन यूज नहीं कर सकती। मतलब कि मनुस्मृति ने इतना कंट्रोल तो दे दिया कि फादर एस्टेट के थोड़े बहुत रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसका यूसेज तब तक नहीं कर पाओगे जब तक
उनका हस्बैंड उनको परमिशन नहीं दे देता। मतलब कि एक तौर पे तो यूं दिखा रहे हैं कि हमने थोड़ा बहुत कंट्रोल दे दिया, रिसोर्सेज का कंट्रोल कर सकती हैं ऑल दैट थिंग, लेकिन वहीं पे दूसरे एंड पे ये दिखा रहे हैं कि रिसोर्स इसकी परमिशन के वजह से ही हो पाएगा। परमिशन मिली तो ही इस वैल्यूएबल्स का रिसोर्सेज को कहीं इन्वेस्ट कर पाएगी या उसको यूज कर पाएंगे, नहीं तो उनके पास उतना भी कंट्रोल नहीं रहता था। ठीक है, मतलब कि आप कह लीजिए कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंगली आप वुमन को एक कंप्लीट सेंस में कहें तो उनके पास कोई कंट्रोल नहीं था। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं जहां पे हमको दिखाई देता है कि ये छोटे मोटे कंट्रोल नहीं करती हैं, छोटे मोटे रिसोर्सेज को कंट्रोल नहीं करती हैं, या स्त्री धन या फिर हाउसेस को। कुछ ऐसी भी वुमेन्स होती हैं, कुछ ऐसी भी डॉटर्स होती हैं जो कि पूरे पूरे एम्पायर को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वकाटका क्वीन आपकी प्रभावती गुप्ता, और इसके बारे में हमने एक और वीडियो के अंदर आपके साथ बात करी थी। प्रभावती गुप्ता पूरे वकाटका एम्पायर को कंट्रोल करती थी, सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल प्रभावती गुप्ता के हाथ में था। तो वापस से हमको ये दिखाई देता है कि ऑल्दो मनुस्मृति कहती है कि सिर्फ स्त्री धन को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी एक लेजिट सेंस में बोले तो उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहीं पे एक एक्सेप्शनल केस दिखाई देता है कि एक वुमन तो पूरे एम्पायर को भी कंट्रोल कर सकती थी। मतलब कि मनुस्मृति का जो आप कह लीजिए बेसिस है, ठीक है, एक्सेप्शन और नॉन एक्सेप्शन, वो हर जगह पे सही नहीं था। कोई उसको एक्सेप्ट करता था, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई उसके रूल्स एंड रेगुलेशन मानता था, कोई उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानता था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सेस टू वेल्थ। रिसोर्सेज के बारे में तो बात कर ली कि जेंडर एक्सेस पे किसको कितना रिसोर्सेज का कंट्रोल होगा। अब वेल्थ के बारे में बात करें तो एक्सेस टू वेल्थ किसके बेसिस पे होता था? फोरफोल्ड वर्ण ऑर्डर के बीच में। हमने बात करी थी आपके फोरफोल्ड वर्ण ऑर्डर के बारे में, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास। ठीक है, तो इन चारों में से किसके पास कितनी वेल्थ आती थी? तो बेसिकली अगर हम बात करें बॉटम से लेके चलते हैं तो शूद्रास, ऑल्दो शूद्रा का एक ही ऑक्यूपेशन है, वो है सर्विट्यूड। तो सर्विट्यूड में आप ज्यादा आप कह लीजिए रिसोर्सेज या वेल्थ को कलेक्ट नहीं कर पाओगे, तो शूद्रा को तो सीन से हटाई दो। ठीक है, कि शूद्र के पास इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता था। फिर हम आते हैं वैश्यास के पास। ठीक है, हमने वीडियो में बात करी थी कि वैश्यास पूरे ट्रेड, पैस्टोरिज्म और एग्रीकल्चर को मेंटेन करती थी, जो कि एक इकोनॉमी का बेस हुआ करती थी। लेकिन वापस से हम ये देखते हैं कि इनसे वेरियस ड्यूटीज और टैक्स लगा के ये किसके पास आता था? क्षत्रियास के पास। ठीक है, आपके गिफ्ट्स के फॉर्म में, ड्यूटीज के फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म में, अलग अलग चीजें इनके ऊपर इंपोज करके ये क्षत्रियास के हाथों में ही आ जाता था। तो मतलब कि इन ऑल सेंस हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज का, वेल्थ का किसके हाथों में सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है? वो है आपके ब्राह्मण्स और आपके क्षत्रियास। और जब हम अलग अलग टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, महाभारत हो गए या फिर आपके रामायण हो गए, तो उसमें भी हमको यही चीज दिखाई देती है कि जो वेल्दी पर्सन है वो कौन है? वो या तो किंग्स होते हैं, क्षत्रियास होते हैं, या फिर ब्राह्मण्स होते हैं। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ब्राह्मण्स को गरीब भी दिखाया जाता है, पुअर भी दिखाया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम वो आपके अमीर ही होते हैं, वो रिच ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि फोरफोल्ड वर्ण ऑर्डर को क्रिटिसिज्म भी मिला है। आपके बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर बुद्धिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं वर्ण ऑर्डर को दो चीजों के लिए। ठीक है, जो वर्ण ऑर्डर है उसकी बेसिस कहते हैं कि जो डिफरेंसेस है सोसाइटी के अंदर, जो डिफरेंसेस है वो नेचुरल है। ठीक है, लेकिन वहीं पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये बताते हैं कि डिफरेंसेस हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। ठीक है, वो इनफ्लेक्सिबल नहीं है, उनको फ्लेक्सिबल करा जा सकता है, उनको चेंज करा जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और क्रिटिसिज्म क्या मिलता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर, वो ये है कि स्टेटस बेस्ड ऑन बर्थ। मतलब कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट वाले ये कहते हैं कि आपका जो स्टेटस है वो आपके बर्थ के बेसिस पे नहीं होता। ठीक है, जो आपका स्टेटस है वो आपका बेसिस पे होता है मेरिट के। मतलब कि जो आपकी मेरिट है, जितना आपके पास स्किल्स हैं, जितनी आप स्किल्स को एक्वायर करते हो, वो ही आपका स्टेटस डिफाइन करता है। लेकिन वर्ण ऑर्डर के अंदर कहता है कि आपका जो स्टेटस है वो बर्थ डिफाइन करता है, और वहीं पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस नोशन को क्रिटिसाइज करा जाता है। ठीक है दोस्तों,
अभी हमने बात करी रिसोर्सेज और वेल्थ को एक्सेस करने के लिए कि किसके कितने एक्सेशन था, कौन कितना एक्सेस कर पाता था। हमने जेंडर्ड एक्सेस की बात करी और आपके फोर फोल्ड वन ऑर्डर के बारे में बात करी। लेकिन एक और चीज है जो आप देखोगे कि वेल्थ और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, वो है आपका जेनरसिटी और रिस्पेक्ट का नोशन। जेनरसिटी और रिस्पेक्ट का नोशन ये क्या है? इसका बेसिस ये है, हमको तमिलकम टेक्स्ट में या और दूसरे टेक्स्ट में हमको देखने को मिलता है कि जो लोग जेनरस हैं, जो लोग आप कह लीजिए जो लोग जेनरस हैं और साथ ही साथ पुअर हैं, ठीक है, उनको लोग रिस्पेक्ट शो करते हैं सोसाइटी के अंदर। ऐसे लोग जो पुअर हैं, पुअर इन द सेंस उनके पास जो वैल्यूएबल्स है, जो रिसोर्सेज है, वो एक लिमिटेड वे के अंदर है, लेकिन लोग उनके प्रति जेनरस हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, ठीक है। वहीं पे जो ऐसे लोग हैं जो वेल्दी हैं, जिनके पास बहुत ही ज्यादा आप कह लीजिए पैसा होता है, लेकिन हमको दिखाई देता है कि ऐसे पर्सन्स के लिए लोग ना ही उनके प्रति जेनरस होते हैं, ना ही उनको रिस्पेक्ट शो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका नोशन ये है कि अगर वेल्दी पर्सन जेनरस है दूसरों के प्रति, अगर उनकी आप कह लीजिए प्रॉब्लम्स में उनकी मदद करता है, तो लोग उनको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे वेल्दी पर्सन जेनरस नहीं है दूसरों के प्रति, तो लोग उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कॉन्ट्ररी पे अगर पुअर है, लिमिटेड वे के अंदर रिसोर्सेज है और वो दूसरों की मदद करता है, भले उसके पास पैसों की कमी है लेकिन दूसरों की मदद करता है और दूसरों के प्रति जेनरस है, तो लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग उसको इम्पोर्टेंट फैक्टर मानते हैं एक सोसाइटी का। ठीक है दोस्तों, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जेंडर और फोर वर्ना के ऑर्डर पर ही आप कह लीजिए एक्सेस नहीं हो सकता था, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी जेनरसिटी के बेसिस पर भी आपको कह लीजिए सोसाइटी के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रखा जा सकता था। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करते हैं आज की वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारी आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये है आपका एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस आ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मतलब पहले टॉपिक का मतलब समझ लो, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे कि सोशल डिफरेंसेस के बारे में हम समझने वाले हैं कि सोशल डिफरेंसेस है क्या। इसी के साथ साथ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि जो सोशल डिफरेंसेस है या फिर जो आपके ह्यूमन बीइंग्स है उन सभी के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, तो इसमें से आने वाला जो क्वेश्चन है वो है हाउ डिड बुद्धिस्ट एक्सप्लेन सोशल इनइक्वालिटी। मतलब कि यहाँ पे हम बुद्धिस्ट परसेप्शन देखने वाले हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमको सोशल इनइक्वालिटीज को कैसे बताते हैं, कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर सोशल इनइक्वालिटीज के बारे में क्या क्या चीजें मेंशन है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं, तो आप देखोगे कि एक मिथ है, ठीक है, सुता पिता का जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसके अंदर एक मिथ फाउंड करी गई है, जिसके अंदर आप देखोगे कि कुछ चीजें एक्सप्लेन करी हैं। ठीक है, जैसे कि उस मिथ के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, और जो प्लांट्स हैं, उनमें से कोई भी फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, आज हम सब जानते हैं कि हमने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट कर ली है, ऐसे बहुत से नेशन से जो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, लेकिन आप देखोगे कि उस मिथ के अंदर ये कहा जा रहा है कि अभी भी भले ही हमने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर ली है, तब भी हम फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके अंदर बताया जाता है कि हम लोग एक आइडियलिक स्टेट ऑफ पीस के अंदर रह रहे हैं, एक ऐसी स्टेट के अंदर, एक ऐसा आइडियलिक स्टेट है जहां पे हमको पीस मिलती है। ये कैसे है? आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सप्लेन करा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो आपके दूसरे हैं प्लांट्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स का एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऐसा बताया जा रहा है कि ना ही ह्यूमन बीइंग्स फुल्ली डेवलप्ड है, ना ही प्लांट्स डेवलप्ड है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये बताया जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स कुछ चीजें प्लांट्स से लेते हैं और प्लांट्स कुछ चीजें ह्यूमन बीइंग से लेते हैं। मतलब कि जो पूरा ये लोग हैं ये फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, इन लोगों को किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है अपने आप को सब्सिस्ट करने के लिए या अपने आप को मेंटेन करने के लिए। ये लोग कुछ ना कुछ नेचर से ले रहे हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए। मतलब कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये दोनों में से कोई भी फुल्ली डेवलप नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लोग दूसरे चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। आप खुद सोचिए कि क्या आप सारे काम अपने आप कर पा रहे हो? ठीक है, आपकी जो भी नीड्स है क्या वो आप अपने आप फुलफिल कर पा रहे हो?
आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है और वो दूसरा किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यही सिंबलाइज करता है कि हम लोग अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं है, क्योंकि हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने नीड्स के लिए, अपने सस्टेनेंस के लिए। ठीक है, हमको ये बताया जाता है कि हम लोग एक आइडियलिक स्टेट के अंदर है। ठीक है, ऐसी पीस स्टेट के अंदर है जहां पे हम दूसरे से लेते हैं और दूसरा हमसे लेता है। ठीक है, तो ये कंडीशन वैलिड है। ठीक है, ये चलता है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां पे सभी को पीस मिलती है, हमको भी, प्लांट्स को भी, दूसरे लिविंग बींग्स, ऑर्गेनिजम्स को भी। ठीक है, लेकिन उसी मिथ के अंदर एक और रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि धीरे धीरे, जो कि आप खुद अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हो, खुद उसको प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि धीरे धीरे जो ह्यूमन बीइंग है वो ग्रीडी हो गया, वो विंडिसिव हो गया, और वो क्या करने लगा, वो अपनी नीड्स को इंपॉर्टेंस देने लगा और वो चीजों को एक्सट्रैक्ट करने लगा। नीड्स को इंपॉर्टेंस देता तो एक बात थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मटेरियलिस्टिक थिंग को इंपॉर्टेंस दी, और वो मटेरियलिस्टिक थिंग की एक लिमिट होनी चाहिए थी जो लिमिट नहीं है, और उसके जो इम्प्लीकेशंस है, उसका जो रिजल्ट है, वो सभी लोग धीरे धीरे करके देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि ह्यूमन बीइंग ग्रीडी हो गया, अपने ज्यादा से ज्यादा नीड्स, अपनी ज्यादा से ज्यादा डिमांड कह लीजिए, उनको फुलफिल करने के लिए वो नेचर से एक्सट्रैक्ट करता चला गया, और उसकी वजह से एक इम्बैलेंस अराइज हुआ। ठीक है, और उस इम्बैलेंस की सोशल इंप्लीकेशंस थी आपकी इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो मतलब कि वैसे ही एक यहाँ पे किनशिप को भी सिंबलाइज करा जा रहा है कि किनशिप जो कि आपके राजा और आपके सब्जेक्ट्स के बीच में होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि यहाँ पे भी ये रिप्रेजेंट करा जा रहा है कि किनशिप के अंदर भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक राजा और उसकी प्रजा के बीच में। किन अपने, आप कह लीजिए, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उस सर्विसेज के लिए जो लोग होते हैं वो टैक्सेस पे करते हैं। साथ ही साथ दोनों मिलके, किंग और आपकी प्रजा मिलके, सोशल और आपके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिसको वो रन करते हैं। लेकिन जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब कभी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्रीड जाग जाती है, तो ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका टूट जाता है, और ये राइज देता है आपके इनइक्वालिटीज को, जिसको हम जानते हैं, आप कह लीजिए सोशल इक्वालिटीज कहिए आप उसको, या फिर आप उसको इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज करिए। लेकिन जो उसके पीछे का बेसिक रीजन है, जो कि सुता पिता का मिथ के अंदर बताया जाता है, वो है कि ह्यूमन बीइंग की जो ग्रीड है। ठीक है, तो मतलब कि इस टॉपिक के अंदर बुद्धिस्ट परसेप्शन को लेके हमने बात करी कि बुद्धिस्ट क्या कहते हैं कि इनइक्वालिटीज कहां से अराइज होती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।